हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाल टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 9 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 9th ऑफ अप्रैल 2026। सो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्केट का डेली डोज। सो निफ्टी की बात करें तो वो निफ्टी जो है वो 222 पॉइंट्स गिरकर 23,775 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन टू 22 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,775। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 882 पॉइंट्स गिरकर 54,822 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 882 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,822। सो मार्केट जो है वो आज खुला था हल्की सी गिरावट के साथ ही। निफ्टी जो स्टार्ट था वो लगभग प्री ओपनिंग इंडिकेट कर रहा था 60-70 पॉइंट्स नीचे ही खुलेगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो उससे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा था, बट प्री ओपनिंग डिड नॉट कम्प्लीटली, वो इतना बेरिश नहीं था। बट एनीवे मार्केट को गिरना ही था थोड़ा और। निफ्टी डिप फर्दर बिलो 23,900। पर कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना, एक बार सुबह को रेस्क्यू बाइंग आ गया कि बाय द डिप वाली स्ट्रैटेजी रहती है ना, तो उसके कारण निफ्टी वापस थोड़ा सा पटरी पे तो आया, पर अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिकॉज जैसे ही निफ्टी जो है वो 24,000 के पास आने लग गया, वो लड़खड़ा के एकदम से गिर गया। तो चार्ट्स में देखें तो फिर निफ्टी जो है वो वीक होते रहा पूरा दिन। बीच बीच में जैसे उसको उबारने की कोशिश की गई, पर ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, मेन प्रॉब्लम ये था कि आज बैंक्स थोड़े प्रेशर में थे। अब कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी आज खुमारी थी। एक बोलते ना सबड्यूड एटमॉस्फेयर था, तो पूरे दिन थोड़े थोड़े करके रिस के जाना जिसको बोलते हैं, वो चल ही रहा था। HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, और जितने भी मेजर बैंक है लाइक कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है। और उसके अलावा देखें तो ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अल्ट्राटेक, ये सब थोड़े ठंडे थे आज। 1 से 1.5% की वीकनेस थी और वो चल ही रहा था वैसा। LNT में आज काफ़ी करेक्शन प्रेशर था, लगभग ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा डाउन था एक बार ये स्टॉक। तो लग रहा था बिकॉज कल बहुत रैली किया था इस स्टॉक ने, तो थोड़ा सा आज ठंडा होना तो बनता है ना। और ऊपर से देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ ही जाता है, सेलिंग प्रेशर आ ही जाता है। अगर और बाइंग नहीं आता है तो सेलिंग आ जाएगा। सो वही बात है, उसके कारण देखिए ओल्ड इकॉनमी स्टॉक से ज़्यादा कोई मार्केट को वैसे सपोर्ट था भी नहीं, और बैंक निफ्टी गिर ही जा रहा था। सो उसका नेट रिजल्ट ये था कि निफ्टी को गिरना ही था। सो निफ्टी एक बार के लिए तो इनफैक्ट इट वेंट बिलो 23,700 स्पॉट में देखा जाए तो, पर कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ा बाइंग आया, एकदम साफ दिख रहा था। खास करके प्राइवेट बैंक्स में रेस्क्यू बाइंग आया। आज HDFC बैंक देखें तो आज भी 4 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है HDFC बैंक में कैश मार्केट में। तो साफ इंडिकेट कर रहा है कि FIs की तरफ से काफ़ी सेलिंग प्रेशर है अभी भी। दे आर लुकिंग एवरी राइज एज अपॉर्चुनिटी टू कीप सेलिंग, कीप एग्जिटिंग। देखिए, जाहिर तौर पर सब वैल्यूएशन कंसर्न्स ही है, वैल्यूएशन है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है। और देखिए ऑलरेडी जो कंपनी बहुत सक्सेस स्टोरी बन चुका है, अब उसके लिए एक उससे भी बड़ा सक्सेस स्टोरी बनने के लिए ज़्यादा कुछ जगह नहीं बचा है। लाइक HDFC बैंक इज़ ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एंड इट विल लाइकली रिमेन सो। बट कैन इट ओवरटेक SBI इन द नियर फ्यूचर? द मोस्ट लाइकली आंसर इज़ नो। गैप अभी भी इतना है कि HDFC बैंक अगले 10 साल तक तो SBI के ऊपर तो नहीं जा पाएगा। और SBI अलग लेवल पे खेलता है। SBI तो जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ कोलोक्वली कॉल्ड द हाफ RBI, वो हाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वो कभी हो नहीं पाएगा शायद। बट हाँ, अपने सेक्टर का लाइक HDFC बैंक एक धुरंधर है और वो रहेगा। सो उसके दीज आर वन ऑफ द रीजंस। और उसके अलावा कहीं ना कहीं देखिए इनका ग्रोथ फेज भी अब पहले जैसा रहा नहीं। सो FIs हैव इनफ इंसेंटिव टू कीप एग्जिटिंग दीज बिग प्राइवेट बैंक्स। और एक तरह से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा भी है। देखिए, गवर्नमेंट ने, प्रॉब्लम क्या होता है ना, इतना प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं ओपन अप करो इंडिया, फ्री बोलते हैं ना, एकदम इकोनॉमी को फ्री करो, फ्री इन्वेस्टमेंट लाओ, मैंने जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक लॉबी बना के रखा था। अब देखिए हर ज़्यादा एक्सट्रीम ओपननेस, एक्सेसिव ओपननेस अगर आप इकोनॉमी में रखते हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सो देखिए, टू मच ओपननेस विल लीड टू प्रॉब्लम्स ऑल्सो। देखिए, अगर डॉलर आएगा तो फिर डॉलर कभी जाएगा भी, तो बहुत ज़्यादा ओपननेस रहेगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब आपने प्राइवेट बैंक सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप टू 74% तक अलाउ कर दिया।
अब प्रॉब्लम ये है कि एक बार तो थ्रेश होल्ड वो आ भी गया था। इनफैक्ट अगर आप जान जान कई लोग जानते होंगे, इनफैक्ट HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब में जो FI होल्डिंग लिमिट 70% के ऊपर चला भी गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम में। अब धीरे धीरे वो कम रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने एक समय 10 या 20 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन में किए थे, अब वही इन्वेस्टमेंट अब वो धीरे धीरे 100 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन में एग्जिट कर रहे हैं। तो एग्जिट उन्होंने इतने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, तो वो एग्जिट भी तो लंबे वैल्यूएशन पे करेंगे ना, तो डॉलर प्रेशर इंडिया पे आएगा ही। सो दिस इज़ वन ऑफ द इनडायरेक्ट कॉज, और उसके कारण के RBI का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो हमेशा प्रेशर में रहता है। सो देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करने का भी कभी ना कभी देखिए इकोनॉमी को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। शायद ये गवर्नमेंट को समझ भी आ रहा होगा या शायद नहीं भी समझ में आ रहा होगा, बिकॉज करेंटली दे आर क्वाइट टोन डेफ एक्चुअली। बट एक तरह से अच्छा भी है। और मैं तो इनफैक्ट अगर धीरे धीरे FIs का जो मेजर प्राइवेट बैंक्स में जो होल्डिंग है वो 50% के नीचे आ जाएगा एवरेज में देखा जाए, तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और उसको फिर 49% के ऊपर अलाउ भी नहीं करना चाहिए आइडियली गवर्नमेंट को। फिर वो ऊपर ले जाएंगे एकाएक, फिर वो जब एग्जिट करना शुरू करेंगे फिर वो प्रेशर डालेगा पूरी इकोनॉमी में, क्योंकि वो डॉलर पहले तो ले आएंगे फिर डॉलर धड़ल्ले से निकालेंगे। तो इट शुड स्टे लाइक दैट ऑल्सो। तो जैसे जैसे वो एग्जिट कर रहे एक तरह से अच्छा भी है। बहुत ज़्यादा दे वर टू एक्सपोज्ड, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मेन मार्केट पे आते तो आज ऐसे तो देखा जाए तो आज एक सबड्यूड सेशन ही था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। US मार्केट की तरफ से कोई क्यूज़ थोड़े नेगेटिव ही थे, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स सुबह से थोड़े मंदे थे, लगभग 100 से 200 पॉइंट्स, और वैसा ही रहा आज। पर अभी और उसके अलावा देखिए TCS का स्टॉक आज भी बढ़ा हुआ था। सो चूँकि आज अर्निंग्स भी आने वाली थी TCS की, और अर्निंग्स आई है। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो Q4 FY26 का जो अर्निंग्स आया है वो ऐसे अच्छा ही आया, उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही आया। सो प्रॉफिट हैज़ ग्रोन 12% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनफैक्ट 29% से ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर किया गया। अब ये क्यों हुआ? बेसिकली ये कहीं ना कहीं फॉरेक्स गेंस के कारण हुआ है। तो रुपी हेजिंग, अभी जो रुपया इतना वीक हुआ है, इनफैक्ट अभी पूरे आप देखें तो खास करके फेब और मार्च में तो इंडियन रुपी काफ़ी वीक रहा है। सो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा TCS को मिला है, और वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि आगे चल के कितना रिजल्ट में और रिफ्लेक्ट करेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, उनके मार्जिन्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं। ज़्यादातर IT कंपनीज़ के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो भी बहुत सियाने हैं, और वो भी धीरे धीरे सब फैक्टर इन करके मार्जिन्स भी कम कर लेते हैं। सो आगे चल के आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, या हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स तक ही सस्टेन करेगा अभी जो रुपया टूटा है, और उससे ज़्यादा वो सस्टेन नहीं करेगा, फिर वो इवन आउट हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, मार्केट कहीं ना कहीं वॉच आउट करेगा। बट नॉनदलेस फिलहाल के लिए तो चीज़ें अच्छी है। हाँ, ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू गिरने लग गया, रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी है। हालांकि आगे कितना बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा इसको लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। हालांकि और धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी, मैनेजमेंट जैसे जैसे और बोलेगा। कल सुबह भी काफ़ी मैनेजमेंट, TCS मैनेजमेंट विल कीप स्पीकिंग आई थिंक इन बिजनेस न्यूज़ चैनल्स। उससे कहीं ना कहीं मार्केट को कहीं ना कहीं एग्जिस्ट मिल जाएगा कि हाउ विल बी द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉरवर्ड। मुझे जहाँ तक लगता है एनीवे द स्टॉक विल लाइकली डू वेल टुमारो। हालांकि इन्फोसिस का ADR तो थोड़ा वीक था, पर अभी जैसे जैसे US मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई है, अमेरिकन मार्केट्स अभी अच्छे तेज़ हो गए हैं, लगभग 200 से 300 पॉइंट्स अप हो गए आफ्टर बीइंग डाउन टू ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर्स। सो एक अच्छा खासा यूटर्न आया अमेरिकन मार्केट्स में, इससे गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट्स ऊपर है इसके कारण। तो देखिए कल जो है वो लाइकली स्टेडी स्टार्ट ही होगा TCS की बदौलत भी काफ़ी हद तक। तो उसके कारण देखिए हो सकता है निफ्टी जो है 24,000 फिर से एक बार टेस्ट करेगा, और IT कंपनीज़ में क्या पता थोड़ी तेज़ी रहेगी आज कल जो है। तो TCS अगर तेज़ रहता है तो उसका जो असर है बाकी IT कंपनीज़ में भी डेफिनेटली पड़ेगा। सो इवन इन्फोसिस है, विप्रो शुड डू वेल टुमारो, HCL टेक शुड डू वेल टुमारो। तो ओवरऑल देखा जाए तो IT पैक जो है वो थोड़ा अच्छा करेगा। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, TCS का स्टॉक अभी 2550 के लेवल्स पे चल रहा है। हालांकि 2200 के लेवल्स तो काफ़ी से तो ऑलमोस्ट 300 रुपये रिकवर किया है। बट जैसे ये जो स्टॉक है 2750 दैट इज़ 2750 से लेके
2800 के आसपास आएगा तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें अच्छी खासी FII सेलिंग आ सकती है, बिकॉज FIIs आर ऑलवेज डेस्परेट टू कीप एग्जिटिंग, क्योंकि इंडियन मार्केट से वो चिढ़े हुए हैं। और IT सेक्टर को बेचने का देखिए उनके पास वैलिड रीजंस भी है, क्योंकि आप जानते ही है कि जैसे जैसे AI का खौफ बढ़ते जा रहा है, और खौफ तो ऐसा है कि अभी क्लॉड जो कंपनी है उन्होंने फिर से एक एंथ्रोपिक AI जो है उन्होंने अपना क्लॉड जो उनका सिस्टम है उसका फिर एक नया वर्जन ले आया है जो और भी ज़्यादा एडवांस्ड है और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स लाएगा। सो आगे चल के देखिए अभी भी खतरा तो बना हुआ है इंडियन IT कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इनके जो प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के इनके जो ये जो क्लाइंट्स के लिए काम करके देते हैं, जो कोडिंग करते हैं, उनका डिमांड कमते ही चला जाएगा, खास करके HR सर्विसेज के लिए, सेल्स के लिए भी कल को धीरे धीरे, मैनेजमेंट के लिए, मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए भी धीरे धीरे हो सकता है कोडिंग कंपनीज ये सब जितनी कंपनीज हैं इनका रिक्वायरमेंट ही बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज AI सॉफ्टवेयर ही काफ़ी सारा काम कर देंगे आपके लिए। सो बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर और कोडिंग एक्सपर्ट्स को हायर करने हैं, AI टूल्स को यूज़ करवाना है उनसे, और वो ही धीरे धीरे सारा काम कर देंगे। सो इसके कारण क्या होगा कि जितने भी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इंडिया में हैं उनका दबदबा और बढ़ते ही चला जाएगा। सो ये एक मेजर लॉन्ग टर्म थ्रेट अभी भी बना हुआ है, और इसके कारण देखिए IT कंपनीज में जितना भी अपसाइड है वो बहुत बहुत लिमिटेड रहेगा। सो देर इज़ नो रीज़न टू बी टू बुलिश। थोड़ा के लिए, एक बार के लिए तो देखिए बाउंस बैक आ जाएगा, बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो दे विल कीप सेलिंग। FIIs तो मोस्ट लाइकली विल कीप सेलिंग, और हाई लेवल्स में देखिए आते आते अगेन बाइंग भी ड्राई अप हो जाएगा तो सब सस्ता खो जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर देखिए IT कंपनीज के लिए नेगेटिवली काम करता रहेगा। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी भी आपके लिए IT कंपनीज के लिए में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अभी IT स्पेस में। सो उसके अलावा देखिए अभी अब चूँकि ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा करेक्शन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू दिख रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छी ऑटो कंपनीज लाइक टाटा, बिकॉज उनका इलेक्ट्रिक में बहुत फोकस है, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, और उसके अलावा देखिए और भी जो मेजर टू व्हीलर कंपनीज है वो भी EV को बहुत सीरियसली ले रही है। इवन आइशा मोटर्स अब लग रहा है कि दे विल धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक पे बहुत फोकस करेंगे। तो बजाज के पास तो ऐसे चेतक ऑटो है ही, पर हो सकता है वो आगे और भी करेंगे। इनफैक्ट इसमें एथर एनर्जी तो बहुत ही अच्छा करेगा। सो एथर एनर्जी का स्टॉक IPO के बाद भी लगातार बढ़ते आया है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन बुलिश। ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर्स है। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कैसा लगता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक चूँकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ही है, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, पर प्रॉब्लम इसके साथ क्या है ना कि इसके जो कस्टमर्स है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट चूँकि दे गो इनटू वेट लीजिंग, वो तो डायरेक्टली कभी आउटराइट परचेज करते नहीं है, कंपनीज़ को मजबूरी में वेट लीजिंग करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये कि स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट्स उनके साथ डील करना बहुत मेहनती है, कभी भी टाइमली पेमेंट देते नहीं है। जब इलेक्शंस पास आ जाते हैं इंडिया में तो दिन भर इलेक्शंस ही चलते रहते हैं, तो 3-6 महीना के लिए सब कुछ बंद हो जाता है, पेमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, बिजनेस ठप पड़ जाता है। सो ये सब बहुत सारे टीथिंग इश्यूज है जिसके कारण अच्छे मार्जिन्स में ऑपरेट करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके कारण ही देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऐसे कंपनीज जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है उनके लिए बहुत टफ है। उसके कारण यही एक रीज़न है। आप देख लीजिए क्यों अशोक लेलैंड का भी जो स्टॉक है, वैसे तो देखिए इनका बिजनेस बहुत तगड़ा है, पर कहीं ना कहीं इनके जो बसेस का जो बिजनेस है इट इज़ सो डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो इंडिया में तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है वो आप बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं सकते हो। सो ये कहीं ना कहीं उसके कारण देखिए इसका वैल्यूएशन भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है, इट डज़ नॉट एंजॉय वेरी गुड वैल्यूएशन। सो यही प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। सो एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो बहुत अच्छी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे ऐसे स्टॉक से। सो यही एक बहुत बड़ा इशू है। जो आपका ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनीज जो आपका जनरल आपका 4 व्हीलर्स में जो फोकस्ड है उनके लिए थिंग्स आर मच बेटर, बट अदरवाइज जो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है उनके लिए तो देखिए हमेशा बादल मंडराते ही रहेंगे, वो तो एक इशू रहेगा ही रहेगा। सो यही था अभी जहाँ तक यही लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में तो हालांकि आज कोई करेक्शन मेजर नहीं आया, दे मेनली अवॉइडेड करेक्शन।
कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट में एक इनहेरेंट अभी स्ट्रेंथ आ गया है। हालांकि एक चीज़ बता दूँ, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, जो यूएस ईरान सीज़ फायर हुआ है, उसको लेके अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रहा है, कुछ ना कुछ कश्मकश चल रही है उसको, इस चीज़ को लेके। पर मुझे जहाँ तक लगता है ये एक बार के लिए हो सकता है रिजॉल्व हो जाएगा। एक बार के लिए इसराइल ने तो देखिए लेबनान पे हमला किया है, पर वो अभी ठंडा हो गया है। उसको लेके कुछ ना कुछ एक बार अगर सेटलमेंट हो जाएगा तो देखिए फिर मार्केट के लिए और अच्छा हो जाएगा, मार्केट्स विल गेट मोर पीस। सो देखिए अच्छा, वहाँ से कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। अगर कुछ मेजर फ्लेयर अप हो जाता है कि एकदम से पीस डील कोलैप्स कर जाता है, सीज फायर कोलैप्स कर जाता है, तब तो देखिए मार्केट के लिए बहुत ख़राब है। और जब ऐसा होता है तो मार्केट बहुत नेगेटिवली एक बार के लिए तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। कितना क्या होता है वो तो देखिए इवॉल्विंग सिचुएशन है, ठीक से बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट डेफिनेटली इसके कारण क्या होगा, एक बार के लिए तेज़ी रुक जाएगी, फिर मार्केट फिर से डमाडोल रहेगा, यही है। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक एक बार मार्केट है जो है रिकवरी मोड में रहेगा। अगर निफ्टी अगेन 24,000 के ऊपर चल जाता है, बिकॉज बुलिश मोमेंटम इज स्टिल परसिस्टिंग, मुझे जहाँ तक लगता है एक बार 24,200 तक निफ्टी डेफिनेटली जा सकता है, और अपने जो ये 50 डे मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट करेगा। प्लॉजिबली करना ही चाहिए, बिकॉज मोमेंटम एक बार के लिए साथ दे रहा है। सो यही है हमारा एक बार आज का जो लेखा जोखा, आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।